Am I audible? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट लेक्चर में अपन ने कंस्ट्रक्टर डिस्कस कर लिया था, करेक्ट, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपने इनिशियलाइजेशन भी देख लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, एंड दैट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आप रिकॉल करिए और बताइए, हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो इनिशियलाइजेशन का कोड लिखा था उसमें डेटा मेंबर्स को हम कांस्टेंट वैल्यू से इनिशियलाइज कर रहे थे। अकाउंट क्लास में अकाउंट आईडी, कस्टमर का नाम और बैलेंस को जो वैल्यूज हम असाइन कर रहे थे वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन थी, यस और नो? थी ना? तो अगर मैं अकाउंट क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा तो सबकी अकाउंट आईडी, कस्टमर नेम और बैलेंस सेम रहेगा, करेक्ट। अब अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो हमें कंस्ट्रक्टर को करना पड़ेगा पैरामीटराइज्ड। बिल्कुल वैसे जैसे आप जावा में मेथड्स को आर्गुमेंट दे सकते हैं, आप कंस्ट्रक्टर को भी आर्गुमेंट या पैरामीटर्स दे सकते हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो कंस्ट्रक्टर बन जाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। लेकिन ध्यान क्या रखना पड़ेगा? अब जल्दी बताइए, अगर कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज बन रहा है तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा? ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अब आप जितने भी ऑब्जेक्ट क्लास के बनाएंगे वो सारे के सारे होने चाहिए पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट्स, राइट। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आपको उसी वक्त ऑब्जेक्ट को पास करने पड़ेंगे पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसके बारे में पॉइंट में लिख रहा हूं, जस्ट लाइक वी कैन हैव पैरामीटराइज्ड methods, comma, similarly we also can have parameterized constructors in a class. That is a constructor can accept arguments. Okay, but if the constructor is parameterized, then we must remember that each and every object of the class that we will create should also be parameterized, right? समझिए अब इस बात को आप पहले सिंटेक्स से और फिर कोड से। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज करेंगे तो सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पैरामीटराइज मेथड्स के लिए होता है। सिंटेक्स विल बी कंस्ट्रक्टर नेम, सबसे पहले पब्लिक के बाद कंस्ट्रक्टर का नाम जो ऑब्वियस सी बात है क्लास के नाम के जैसा होगा, पैरेंथेसिस के अंदर इसके लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और अंदर जो भी आप इसको बॉडी देना चाहें, दैट इज इनिशियलाइजेशन कोड जो आप मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए लिखेंगे। ये तो हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप इस बात को समझें, ये कॉल कैसे होगा बताइए। आपसे मैंने थ्योरी में एक लाइन बोली है, वो लाइन को पढ़िए और मुझे बताइए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करते वक्त क्या ध्यान रखा जाएगा। ध्यान ये रखा जाएगा कि अब आप जब अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो न्यू पहले के जैसे रहेगा,
क्लास का नाम पहले के जैसे रहेगा। अभी तक आप पैरेंथेसिस ब्लैंक छोड़ते थे। लास्ट लेक्चर में आपने जितने भी अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए पैरेंथेसिस ब्लैंक छोड़े। अब आपको यहां पर पास करने पड़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स। यहां कंपाइलर अब आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उतने आर्गुमेंट पास करें जितने पैरामीटर्स आपके कंस्ट्रक्टर के पैरेंथेसिस में आपने कर रखे हैं डिफाइन। इन पैरामीटर्स से क्लास का डेटा इनिशियलाइज होगा और ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ये पैरामीटर्स देना कंपलसरी है। नहीं देंगे तो नहीं देंगे तो जावा दे देगी सिंटेक्स एरर। क्लियर? चलूं आगे। चलिए समझें अब इसका कोड। सबसे पहले java.util.scanner को इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि वैल्यू हम यूजर से लेंगे। स्कैनर को इंपोर्ट करने के बाद विल डिजाइन द एंटिटी क्लास, सेम एंटिटी क्लास जो लास्ट लेक्चर में थी अकाउंट, जिसके अंदर एक इंटीजर है फॉर स्टोरिंग द अकाउंट आईडी, एक स्ट्रिंग है फॉर स्टोरिंग द नेम ऑफ द कस्टमर, एक डबल है फॉर स्टोरिंग द बैलेंस। क्लास के पब्लिक सेक्शन में वी हैव कंस्ट्रक्टर बाय द नेम ऑफ अकाउंट जो पैरामीटर्स में एक इंटीजर ले रहा है, एक स्ट्रिंग ले रहा है और एक डबल टाइप की वैल्यू ले रहा है, और इन वैल्यूज से इनिशियलाइज करेगा ये अकाउंट आईडी को। अकाउंट आईडी इक्वल्स टू आईडी, नेम इक्वल्स टू एस एंड बैलेंस इक्वल टू ए। ठीक, इसके बाद आप डेटा को डिस्प्ले करा दीजिए बाय सेइंग पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। अंदर लिखिए system.out.println followed by account ID, comma, name, comma, balance। ये डेटा हो गया डिस्प्ले। अब इसको यूज करना है। नहीं समझा मैं आकाश, क्या कहना चाह रहे हैं आप? obj.class name a, b से नहीं होगा, मतलब न्यू ना लगाएं, ऐसा कह रहे हैं? क्यों? आकाश क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं आप क्या बोल रहे हो। मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको, आप पूछो। अनम्यूट कीजिए आकाश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर जैसे अपन जैसे मेथड को कॉल करते हैं ना ऑब्जेक्ट डॉट सेट डाटा, वैसे नहीं होगा कि? आप थे लास्ट लेक्चर में? यस सर। कंस्ट्रक्टर को डॉट लगा के कॉल करा था क्या? नो सर, वो तो सर जैसे न्यू ऑपरेटर ऑपरेट होता है वैसे ही कॉल हो जाता है। आज क्यों अलग हो जाएगा? आज भी तो कंस्ट्रक्टर ही बन रहा है, आज भी वो न्यू के चलते ही कॉल हो जाएगा, तो डॉट लगाने की गुंजाइश होगी कहाँ? ओके सर। ये हुआ आपका मेन मेथड। इनसाइड द बॉडी ऑफ मेन मेथड we'll have scanner kb equal to new scanner। स्कैनर क्लास का क्रिएट करा अपन ने ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन यूजर से आप कहेंगे system.out.println एंटर अकाउंट आईडी, कॉमा नेम एंड बैलेंस। जो इनपुट मिलेगा वो आप इन तीन वेरिएबल्स में रख लेंगे। int id इक्वल टू kb डॉट नेक्स्ट इंट, then string n equal to kb dot next, and then double b
इज इक्वल टू KB डॉट नेक्स्ट डबल। ठीक, अब इसके बाद जरूरी बात, आपका पहला स्टेटमेंट होगा अकाउंट OBJ। क्या क्रिएट होगा इससे? एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या क्रिएट होगा इससे? रेफरेंस, राइट। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? जब आप लिखेंगे OBJ इक्वल टू न्यू अकाउंट, और जैसे ही आप कहेंगे OBJ इक्वल टू न्यू अकाउंट, जावा करेगी वो सारे काम जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाए। उनमें याद करिए, थर्ड पोजीशन पे था कंस्ट्रक्टर कॉल होना। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम क्या होगा? मेमोरी एलोकेट होगी फॉर द मेंबर्स, अकाउंट आईडी, नेम एंड बैलेंस। दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम क्या होगा? अकाउंट आईडी, नेम और बैलेंस डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज होंगे। और तीसरा काम होगा, न्यू का ध्यान जाएगा क्लास के कंस्ट्रक्टर की तरफ, और न्यू देखेगा कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है। तो बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने अकाउंट ऑब्जेक्ट ऐसे बनाया जैसे आप लास्ट लेक्चर में बना रहे थे, तो कंपाइलर जनरेट कर देगा सिंटेक्स एरर। नहीं बना सकते ऐसे अब हम ऑब्जेक्ट। अब कंस्ट्रक्टर हो गया है पैरामीटराइज्ड, तो न्यू ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप एग्जैक्टली उतने पैरामीटर पैरेंथेसिस के अंदर पास करें जितने कंस्ट्रक्टर को चाहिए। कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो अब आपको इस पैरेंथेसिस के अंदर ये तीनों वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी, आईडी, एन एंड बी, राइट। ये आईडी की वैल्यू किस में जाकर कॉपी होगी? जल्दी, फास्ट। आईडी की वैल्यू किस में जाकर कॉपी होगी? वेरी गुड, इस आईडी में। और इस आईडी से वैल्यू असाइन हो जाएगी अकाउंट आईडी को। इसी तरह से यहां से जो आपने एन भेजा है वो जाकर इनिशियलाइज किस में होगा? एस में। और इस एस से चला जाएगा नेम में। और यहां से जो आपने बैलेंस भेजा है वो जाकर कॉपी होगा ए में और चला जाएगा बैलेंस में। समझ आया? इसके बाद फाइनली आप लिखेंगे obj.display। तो जो भी डेटा आपने इनिशियलाइज करा है वो आपके स्क्रीन पे हो जाएगा प्रिंट। समझाइए मुझे, क्लियर हो रहा है? आर यू गेटिंग दिस? गुड, बढ़े आगे। यहां तक सब क्लियर? गुड। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब ये बताइए, इस समय मैंने कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए? एक की दो? एक ऑब्जेक्ट बनाया है। इमेजिन करिए मुझे 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं अकाउंट क्लास के। विदाउट स्कैनर भी कर सकते हैं सत्यम, लेकिन विदाउट स्कैनर यूजर से इनपुट कैसे लोगे आप? ये बताओ।
विदाउट स्कैनर यूजर से इनपुट कैसे लोगे? तो स्कैनर की मदद तो लेनी पड़ेगी ना अगर यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से मेरा अगला चैलेंज। मैं चाहता हूं मैं अकाउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट और बनाऊं। मान लीजिए obj1 था, मान लीजिए। अब अगर मैं obj2 ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो आप मानते हैं ये पूरा कोड रिपीट होगा? होगा कि नहीं होगा? है ना? तो आप कुछ ऐसी ट्रिक लगा सकते हैं कि मुझे ये इनपुट लेने का कोड लिखना पड़े एक बार, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए चल जाए। मैं इसको एक बार लिखूं पर ये चल जाए दो बार, एक बार obj1 के लिए और एक बार obj2 के लिए। डू वी हैव सम वे? कर सकते हैं हरीश, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो अगर कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट तो फिर दो बार लिखना पड़ेगा ना, obj1 वाले कंस्ट्रक्टर के कॉल में भी और obj2 के कंस्ट्रक्टर कॉल में भी। और ऐसे अगर 10 बार मुझे इनपुट लेना पड़ा तो ये 10 बार लिखना पड़ेगा आर्गुमेंट में मुझे, तो मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? तो वो while या for कैसे चलेगा आप बता सकते हैं? क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं? अगर मुझे मल्टीपल अकाउंट ऑब्जेक्ट्स के लिए कोड लिखना पड़े तो कैसे लिखा जाएगा? अगला चैलेंज हमारा यही है। तो ये रही हमारी क्लास। अब आप लोग मुझे गाइड करिए और जल्दी करिए कि अब अगर मैं ड्राइवर क्लास लिखता हूं और मैं चाहता हूं मैं ड्राइवर क्लास में एक नहीं दो अकाउंट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूजर से इनपुट लूं, तो मैं ये काम कैसे करूंगा? कैन यू टेल मी? ये एक अकाउंट ऑब्जेक्ट का क्रिएशन आपके सामने है, दो के लिए कैसे चलाया जाए इसे। बट मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इनपुट लेने का कोड खुद बार बार लिखूं। हाँ हरीश, बिल्कुल सही। किसका एरे बनेगा ये बताओ हरीश? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एरे बनेगा। किसका बनेगा एरे? अकाउंट क्या योगेश? अकाउंट क्या? अकाउंट ऑब्जेक्ट्स का एरे बनेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं? विल इट बी एन एरे ऑफ अकाउंट ऑब्जेक्ट्स? नहीं, इट विल बी एन एरे ऑफ रेफरेंसेस। याद रखिएगा, जावा में कभी भी ऑब्जेक्ट्स का एरे नहीं बनता। जब भी एरे बनता है इट इज ऑलवेज ऑफ रेफरेंसेस। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा कोड है, ध्यान से इसका एनालिसिस और ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बताइए स्कैनर का ऑब्जेक्ट कितनी बार बनाएंगे? एक बार, बार बार? एक बार बनेगा। ठीक है, इसके बाद वाला सारा कोड अब हम लोग करेंगे चेंज। ध्यान दें, इसके बाद वाला कोड अब हम लोग चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? वॉच वेरी केयरफुली। सबसे पहले एरे बनेगा। मैं एरे बनाने का स्टेटमेंट लिखता हूं, आप जरा ध्यान से उसे पढ़ना। अकाउंट स्क्वायर ब्रैकेट obj इज इक्वल टू न्यू अकाउंट स्क्वायर ब्रैकेट 2। बताइए क्या आप समझ पा रहे हैं ये लाइन क्या कर रही है? और अगर समझ पा रहे हैं तो क्या आप बता सकते हैं मुझे obj किसका नाम है? बताइए। अगर आप समझ पा रहे हैं तो बताइए obj किसका नाम है? What have I created? ये मैंने क्या बनाया है? शुभम, क्या obj किसका नाम है? वेरी गुड हरीश। obj is a reference to an array of references। बिल्कुल सही अंकित। ये कभी नहीं कहना कि ये अकाउंट ऑब्जेक्ट्स के एरे का रेफरेंस है। ये अकाउंट ऑब्जेक्ट के एरे का रेफरेंस नहीं है, ये अकाउंट के रेफरेंसेस के एरे का रेफरेंस है। तो क्या इसका मेमोरी डायग्राम दे सकते हैं आप मुझे? बताइए, इस लाइन का मेमोरी डायग्राम दिया जा सकता है? जब आपने ये लाइन लिखी तो जावा ने मेमोरी में क्या करा? कैन यू टेल? बताइए, सबसे पहले बताइए कितनी बाइट्स रिजर्व करी जावा ने?
ये लाइन जब चली तो जावा ने कितनी बाइट रिजर्व करी? 40 बाइट रिजर्व करी। कैसी बात कर रहे हैं शुभम, कैसी बात कर रहे हैं? सुनिए ध्यान से, ये है ओबीजे। किसको पॉइंट कर रहा है ये पॉइंट कर रहा है एरे ऑफ रेफरेंसेस को। एरे ऑफ रेफरेंसेस के अंदर कौन है? 2 रेफरेंस हैं, राइट। इन दोनों में क्या है फिलहाल? जल्दी बताइए, इन दोनों में क्या है फिलहाल? दोनों में नल है। और अगर मैं मान लूं इस एरे ऑफ रेफरेंसेस का एड्रेस 1000 है तो ओबीजे के अंदर 1000 आएगा। तो टोटल कितनी 24 बाइट्स रिजर्व हुई ना। हर रेफरेंस 8 बाइट का होगा ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना? ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना? अकाउंट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ? नहीं क्रिएट हुआ। सोचिए, अगर अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनता तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता ना, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं जावा में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बनता, जावा में बनता है एरे ऑफ रेफरेंस। तो जो बन रहा है इट्स एरे ऑफ रेफरेंस, राइट। ठीक है, अब इस फॉर लूप को करते हैं डिजाइन। ये कैसे बनेगा? ये वाला जो पार्ट है यूजर से इनपुट लेना, ये आपको 2 बार चलाना है ना। ये पार्ट अपन को 2 बार रन करना है ना, करेक्ट। तो आप इस पार्ट पे फॉर लूप लगा दीजिए बाय राइटिंग फॉर int I equal to 0, I less than, कैन आई से obj.length, चलेगा? हरीश रुक जाओ, बताता हूं आप क्या पूछ रहे हो। आपके सवाल के 2 जवाब हैं, पहले ये पढ़ लो फिर करते हैं बात। int I equal to 0, I less than obj.length I plus plus। और इस फॉर लूप के अंदर आप यूजर से इनपुट लीजिए। तो आप बताइए ये 4 लाइनें यूजर से 3 इनपुट ले लेंगी? जल्दी जल्दी बोलिए, हो जाएगा इनपुट यहां पे, राइट। अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, उसे समझाने की कोशिश कीजिए। लाइन है obj सबस्क्रिप्ट में I इज इक्वल टू न्यू अकाउंट और पैरामीटर में ID N और B। बताइए इस लाइन से क्या हो रहा है? क्या अब आप मानते हैं ऑब्जेक्ट बन रहा है? बन रहा है। सबसे पहले राइट पार्ट सॉल्व होगा न्यू अकाउंट ID N और B के कारण। तो ये जो राइट वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इससे जावा ऑब्जेक्ट बनाएगी अकाउंट क्लास का? बनाएगी, बिल्कुल। तो सबसे पहले जावा अब अकाउंट क्लास का क्रिएट करेगी ऑब्जेक्ट। कितने डेटा मेंबर्स के साथ? 3। वन इज अकाउंट ID, अदर वन इज नेम एंड थर्ड वन इज बैलेंस। मानते हैं? ठीक है। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस 2000 है। आप क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाए तो जावा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगी इन 3 आर्गुमेंट्स के साथ, ठीक। कंस्ट्रक्टर अकाउंट ID, नेम और बैलेंस को इनिशियलाइज करवाएगा। तो लेट्स से अकाउंट ID यूजर ने आपको दी है 101, नाम यूजर ने दिया है नितिन, तो नितिन एज अ स्ट्रिंग मेमोरी में कहीं पे स्टोर होगा। और बैलेंस मान लीजिए यूजर ने दिया 50,000.0। नितिन का एड्रेस अगर मैं मान लूं 6000 है, तो आपके नेम के अंदर ये 6000 आएगा। और नेम किसको पॉइंट करेगा? नेम किसको पॉइंट करेगा? वेरी गुड, नेम पॉइंट करेगा नितिन को। और ये जो 2000 है ये कहां जाकर स्टोर होगा? ये जो 2000 है ये जाकर स्टोर होगा obj में। obj मतलब obj 0 में। तो यहां पर आएगा 6000 और ये इसको करेगा पॉइंट। समझ आया ऑब्जेक्ट का क्रिएशन? ठीक। फिर इसके बाद लूप आगे बढ़ेगा। अब I कितना हो जाएगा? I प्लस प्लस के कारण 1 हो जाएगा। ये वाला कोड हमारा फिर से चलेगा। फिर से यूजर से आप 3 वैल्यूज लेंगे। अब मुझे बताइए अगर I 1 है तो obj का मतलब क्या हुआ? किसकी बात हो रही है? अगर I 1 है तो obj मतलब किसकी बात हो रही है?
obj1 की बात हो रही है। फिर से मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, करेक्ट। फिर उसके अंदर 3 मेंबर्स होंगे, अकाउंट आईडी, नेम एंड बैलेंस, राइट। अकाउंट आईडी मान लीजिए यूजर ने दी 102, बैलेंस मान लीजिए यूजर ने दिया 70,000.0, और सपोज करिए जो यूजर ने नाम आपको दिया है वो नाम है रवि। तो बताइए क्या आएगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में? क्या आएगा बताइए OBJ1 में? रवि का एड्रेस मान लीजिए 8000 है, तो नेम के अंदर आएगा 8000, और अगर मैं मान लूं इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस 4000 है तो 4000 आएगा OBJ1 के अंदर। मानते हैं? गुड। अब मुझे बताइए एरे किसका बना, जल्दी बताइए। क्या ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का एरे है? आपको लग रहा है ये ऑब्जेक्ट का एरे बना है? नहीं, ऑब्जेक्ट तो नोटिस करिए रैंडम लोकेशंस पे है। जो एरे बना है ये है वो एरे, और ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, इट्स जस्ट एन एरे ऑफ रेफरेंसेस। डू यू एग्री टू दिस? और ये सारी एक्टिविटी की जा रही है इनसाइड द हीप एरिया। हुआ क्लियर? इसलिए मैं कह रहा था जावा में याद रखिएगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बोलना है, जब भी आप कहें कहिए इट्स एरे ऑफ रेफरेंसेस। इसके बाद फिर हम एक और फॉर चलाते हैं, राइट। अब ये बताइए फॉर एनहांस फॉर हो सकता है सेकंड वाला, कि रेगुलर फॉर ही लेना पड़ेगा? एनहांस फॉर हो सकता है ना, राइट। तो यहां क्या लिखेंगे अपन? अकाउंट ए कोलन फॉलोड बाय OBJ, ऐसे ही लिखेंगे एनहांस फॉर। और इस फॉर लूप के अंदर आपका स्टेटमेंट हो जाएगा a डॉट डिस्प्ले। नाउ टेल मी ये a कौन है, और मुझे डायग्राम वाइज a का रिलेशन समझाइए। हु इज दिस a? वेरी गुड, a एक रेफरेंस होगा, ठीक। इस डायग्राम में a का क्या रोल है? आपके सामने जो डायग्राम है उसको देख के बताइए इसमें a का क्या रोल है? वेरी गुड, a विल एक्ट लाइक अ रेफरेंस। तो क्या आएगा a में सबसे पहले? अगर मैं मान लूं a एक रेफरेंस है तो इस रेफरेंस में सबसे पहले क्या आएगा? गुड, यहां ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले a में आएगा OBJ के अंदर स्टोर्ड फर्स्ट एड्रेस। क्या एड्रेस स्टोर्ड है? दिस शुड बी 2000। जस्ट अ मोमेंट, एड्रेस गलत लिख दिया मैंने। तो सबसे पहले a में आएगा 2000, और इस 2000 के कारण a कनेक्ट हो जाएगा आपके फर्स्ट ऑब्जेक्ट से, हो जाएगा। अब आप जब कहेंगे a डॉट डिस्प्ले, तो आप मानते हैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा जिसकी वैल्यूज है 101 नितिन और 50,000, करेक्ट। इसके बाद एनहांस फॉर आगे बढ़ेगा। अब क्या आएगा a में जब लूप सेकेंड टाइम चलेगा? तो अब क्या आएगा a में जब लूप सेकेंड टाइम चलेगा? तो वेरी गुड, 4000। यही a जिसमें 2000 था, इसमें अब 4000 आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये कनेक्ट होगा सेकेंड ऑब्जेक्ट के साथ। मानते हैं? और फिर इस सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करा जाएगा दोबारा से डिस्प्ले। यस और नो? समझ आया? Yogesh, whichever reference is stored inside an object will always be a part of heap. Got it? अगर आप क्लास बॉडी के अंदर क्लास लेवल पे कोई रेफरेंस बनाते हो वो हीप में बनेगा,
मेथड के अंदर कोई रेफरेंस बनाते हो वो स्टैक में बनेगा। तो आप सोच कर देखिए, जो नेम नाम का रेफरेंस है ये क्लास के अंदर बना है ना, राइट? क्लास के डेटा पार्ट में बना है, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो जो क्लास के डेटा पार्ट में बनेगा वो हमेशा हीप में जाएगा। और आप क्लास के मेथड के अंदर अगर कोई रेफरेंस बनाते हो, जैसे योगेश ये वाला एस, ये मेथड के अंदर बना है ना, तो ये स्टैक में जाएगा। ऑल लोकल वेरिएबल्स एंड आर्ग्यूमेंट्स गो इन स्टैक, ऑल ऑब्जेक्ट मेंबर्स गो इनसाइड हीप। तो ये नेम नाम का रेफरेंस भी हीप में ही रहेगा एज अ पार्ट ऑफ अकाउंट ऑब्जेक्ट। हरीश, आपका कुछ डाउट था? इसके बारे में बात करूंगा हरीश आगे, बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ठीक है? थोड़ा सा और आने दीजिए जावा में टॉपिक्स, फिर बताता हूं मैं आपको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ें। शैल आई प्रोसीड? चलिए, ये हो गया एरे ऑफ रेफरेंसेस का काम खत्म, ठीक? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में ये ओवरलोडिंग वर्ड आप खूब सुनेंगे, बहुत बार सुनेंगे। क्या आज से पहले आपने कभी सुना है ये वर्ड? हैव यू हर्ड दिस? ओके, क्या होता है ओवरलोडिंग का मतलब बताइए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग का प्रोग्रामिंग की दुनिया में मतलब होता है एक ही चीज के मल्टीपल वर्जन्स। आई रिपीट, ओवरलोडिंग का प्रोग्रामिंग की दुनिया में मतलब होता है एक ही चीज के मल्टीपल वर्जन्स। मानते हैं? राइट? जैसे क्या इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है बट मतलब अलग अलग होता है? Do we have some words in English which are spelled same but have different meanings? बिल्कुल सही, जैसे right, मानते हैं? This can have two meanings, right? It could be a direction, और ये भी बता सकता है कि आप किसी को कह रहे हैं कि आप सही हैं। Got it? तो जैसे इंग्लिश में a word which is spelled similarly but can have a different meaning, ऐसे प्रोग्रामिंग में भी होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं प्रोग्रामिंग में जिनका नाम सेम है लेकिन उनके मतलब अलग अलग हैं। और सबसे पहले ये होता है फंक्शंस के साथ, मेथड्स के साथ। तो अगर आप अपनी क्लास में सेम नाम के मल्टीपल मेथड्स बना लेते हैं, सेम नाम के मल्टीपल मेथड्स बना लेते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कहेंगे कि आपने अपनी क्लास में करी है ओवरलोडिंग। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पॉलीमॉर्फिज्म प्रिंसिपल के अंदर आता है। पूरी बात दोबारा सुनिएगा। ओवरलोडिंग वर्ड का मतलब होता है सिंगल एंटिटी मल्टीपल इंप्लीमेंटेशंस। एक ही चीज को अलग अलग ढंग से अगर इंप्लीमेंट करा जाए तो हम कहते हैं हमने उसको ओवरलोड करा है। जैसे जावा में याद करिए, प्लस मल्टीपल बिहेवियर दिखाता है। क्या प्लस के जावा में दो काम हैं? यस, when used with numbers, plus performs their addition. When used between strings, plus performs their concatenation. इसी तरह से अगर आप अपनी क्लास में अलग अलग मेथड्स के नाम ना रखकर मेथड के नाम सेम रख दो तो हम मानते हैं आप मेथड्स की कर रहे हैं ओवरलोडिंग, राइट? तो सबसे पहले ओवरलोडिंग का मतलब लेते हैं। द वर्ड ओवरलोडिंग इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड means multiple implementations of the same entity. Thus, if we have multiple methods in a class with the same name,
then we can say that it is called method overloading. राइट एक ही क्लास में अगर अलग अलग मेथड्स के नाम ना रखकर सेम नाम रख दें तो अपन मानते हैं आप मेथड्स को कर रहे हैं ओवरलोड. राइट चलिए आप मुझे बताइए जावा में ओवरलोडिंग का कोई एग्जांपल है? जल्दी बोलिए फटाफट. जावा में मेथड ओवरलोडिंग का कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं आप? कोई एग्जांपल है आपके पास कि ये मेथड ओवरलोडिंग हो रही है? यस सबसे बढ़िया एग्जांपल है system.out.println. पार्स आईएनटी की ओवरलोडिंग कहां देखी हरीश? पार्स आईएनटी की ओवरलोडिंग कहां देखी हरीश? हमने जो पार्स आईएनटी यूज करा है वो तो हमेशा एक ही तरह का आर्गुमेंट लेता है एंड दैट इज स्ट्रिंग. जो हमने क्लास में यूज करा है. राइट वैसे पार्स आईएनटी की भी ओवरलोडिंग है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट हमने अभी दूसरा वाला पार्स आईएनटी नहीं यूज करना सीखा है. हमने अभी एक ही पार्स आईएनटी पढ़ा है जो स्ट्रिंग लेता है और इंट देता है. बट जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब है सबसे बढ़िया एग्जांपल है जावा का system.out.println. द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग इन जावा is the method println. अब आप सोचिए आप println को ओवरलोड कैसे कह सकते हैं कि ये ओवरलोडेड है. तो हम आपको 3 एग्जांपल्स देता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. केस 1, सपोज करिए मेरे पास जावा में एक स्ट्रिंग है जिसमें मैंने सचिन रखा है. क्या हम println को ये नेम यानी सचिन पास कर सकते हैं? क्या println स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है? यस 100% लेता है. बाय राइटिंग system.out.println नेम हमारे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा द वर्ड सचिन. एग्री करते हैं? ठीक है अब केस 2 देखिए. आप ये बताइए नेम की डेटा टाइप क्या है? नेम की डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है. अब ये बताइए अगर मैं एक एज नाम का वेरिएबल लेता हूं जिसके अंदर मैंने 42 रखा है तो क्या मैं ये एज पास कर सकता हूं? जल्दी बताएं. बताइए एज की डेटा टाइप क्या है? एज की डेटा टाइप इंटीजर है. तो जो println मेथड है नोटिस करिए वो आर्गुमेंट में हमसे स्ट्रिंग भी ले रहा है और जो println मेथड है वो आर्गुमेंट में हमसे इंटीजर भी ले रहा है. यस और नो? ले रहा है. केस 3 देखिए. इसी println को आप मानते हैं